हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया, उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। कल हमने चैप्टर 2 पूरा पढ़ा था और आज हम चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और इन प्रश्नों को जरूर याद करें, ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं, और नोट्स की कॉपी जरूर लेके बैठे और इन प्रश्नों के नोट्स जरूर बनाएं, मैं आपसे यही कहूँगा। अब चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में, इस जो है वीडियो में हम 15 तो एमसीक्यू देखेंगे इस पार्ट के, 10 वन लाइनर देखेंगे और 5 शॉर्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, पहले 15 एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला प्रश्न, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है खट्टा? मैंने कल लिखवाया था, स्पेशली पहली स्लाइड यही थी। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? वो शब्द है वो किसका है? लैटिन भाषा का। शब्द किसका है? लैटिन भाषा का है। और किससे हुई है और उसका अर्थ क्या है? खट्टा। एसियर से, एसिड से या बेसिक से? एसिडस, एसियर या बेसिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है एसिडस से। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उदाहरण के लिए नींबू, सिट्रिक अम्ल। यह आंसर इसने गलत लिखा है। एसियर शब्द से हुई है। किससे हुई है? ACER। एक मिनट है ना, पीछे देख लेते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है एसियर शब्द से। किससे हुई है? एसियर शब्द से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये एसिडस नहीं है, एसियर शब्द है। आगे अब आते हैं अगला प्रश्न के लिए। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलते हैं? मैंने बताया था अम्ल और क्षारक क्या करते हैं? लिटमस पत्र के साथ अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। अम्ल जो है लिटमस पत्र के साथ अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, क्षारक भी जो है लिटमस पत्र के साथ अपनी प्रतिक्रिया कैसे दर्शाते हैं? लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित करके। किसके रंग को बदल देते हैं? ये लिटमस पत्र के रंग को। ठीक है, खुद का रंग नहीं बदलता है, लिटमस पत्र के रंग में जो है बदलाव आता है। ठीक है, आ जाओ। सवाल है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं? अ हरा, बी पीला, स लाल और द सफेद। तो आंसर है लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं? लाल में। और इसको याद रखने की ट्रिक है अनिल। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। ठीक है, आ जाओ आगे। और बेस के साथ है ना, रेड लिटमस पत्र ब्लू में बदल जाएगा, लाल जो है वो नीले में बदल जाएगा। एसिड के साथ ब्लू लिटमस पत्र टर्न्स रेड, याद रखना ये। एसिड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड एंड बेस रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। आ जाओ आगे। प्रश्न 3, जलीय विलयन में अम्ल कौन से आयन देते हैं? मैंने बताया था जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या करते हैं? अपने आयन छोड़ते हैं, आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में आयन छोड़ते हैं। तो जलीय विलयन में अम्ल कौन से आयन देते हैं? तो अम्ल H+ आयन देते हैं या Na+ आयन देते हैं या Cl- या OH- देखते हैं। इसका आंसर है अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये आयन जलीय अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, बहुत बार पूछा गया है हाइड्रोनियम आयन क्या है। तो जो जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन छोड़ते हैं वो जल के साथ मिलकर के किस आयन का निर्माण करते हैं? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। आ जाओ आगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? वीक एसिड कौन सा है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? मैंने कल 3 जो लिखवाए, एक दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। एक तो लिखवाया दुर्बल अम्ल, एक यहाँ पे लिखा है दुर्बल, एक प्रबल अम्ल लिखवाए, और एक लिखा है प्रबल अम्ल, दुर्बल प्रबल अम्ल, और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। सवाल है, निम्न में से कौन सा एक वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है? सवाल को ध्यान से पढ़ो, इसने वीक एसिड का पूछा। हमें पता है HCl एक प्रबल क्षार है। H2SO4 ये कौन सा है? H2SO4। हमें पता है H2SO4 क्या है? प्रबल क्षार। ये क्या है? HNO3। हमें भी पता है ये भी कौन सा है? प्रबल अम्ल। H2SO4 भी प्रबल अम्ल, HNO3 भी प्रबल अम्ल और HCl भी प्रबल अम्ल। तो बाकी बचा CH3COOH। कौन सा? CH3COOH। ये क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। मेथनोइक एसिड या एसिटिक एसिड है, ये वही है जो चींटी के डंक में होता है ना, ये वही है। आज आगे। इस आंसर है CH3COOH। इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं या मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये अन्य तीनों HCl, H2SO4, HNO3 से ये बाकी जो तीनों है वो क्या है? प्रबल अम्ल है। ये क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। अगली स्लाइड देखो, ये किस में होता है? चींटी के डंक में होता है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में या नेटल के डंक में होता है। आ जाओ आगे। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील क्षारक, मैंने एक लाइन बताई थी, सभी क्षारक
जो है क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। मैंने एक कल लाइन लिखवाई थी कि सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं है, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ये लाइन क्यों बताई थी? क्योंकि जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार। मैंने 2 लाइनें लिखवाई थी। सभी क्षारक जो होते हैं, सभी के सभी जो क्षारक हैं वो क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। याद रखना, ठीक है। सिर्फ जल में घुलनशील क्षारक होंगे वही क्षार कहलाएंगे, बाकी क्षार जो है, बाकी सारे क्षारक क्या कहलाएंगे? क्षारक। ठीक है, आ जाओ आगे। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे NaOH। ठीक है, आ जाओ आगे। लिटमस विलियन किस पौधे से निकाला जाता है? ये भी मैंने बताया था कल। रोज, हल्दी, वेनिला या लाइकेन? ये तो सिंपल, ये किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन एक थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है, और लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? बैंगनी। ये सवाल वैसे नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है लाइकेन किस समूह का पौधा है, तो थैलोफाइटा समूह का है। एक बात ध्यान रखनी, जो लाइकेन है, कौन? लाइकेन, ये क्या है? सहजीवी संबंध है। ये क्या है? लाइकेन जो है ना, ये जो लाइकेन है, ये क्या है? सहजीवी संबंध। किस किस का? कवक और साथ में शैवाल का। सहजीवी का मतलब होता है, सहजीवी का मतलब होता है ये दोनों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। ये दोनों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, साथ में जुड़ जाते हैं और नया जीव बना, नया पादप बनाते हैं, जिसे बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। कौन से समूह का है? थैलोफाइटा समूह का है। लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? बैंगनी। आ जाओ आगे। अगला सवाल, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? मैंने बताया था, हमारे अगर कपड़ों पे मान लो हल्दी गिर जाए, क्या गिर जाए? हल्दी या फिर सब्जी गिर जाती है, तो जब हम उसे धोते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? भूरे लाल रंग में। किस में बदल जाता है? भूरे लाल में बदल जाता है। ये तो सिंपल ही सवाल, भूरे लाल में बदल जाता है। जब साबुन छारिये से हल्दी के दाग धोते हैं तो वह लाल हो जाता है या भूरा लाल हो जाता है। ये देखो, पीला सब्जी का दाग है, वो किस में बदल जाता है? लाल रंग में बदल जाता है, भूरे लाल में बदल जाता है। आज आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है? मैंने 3 प्रकार के सूचक पढ़ाए। कितने प्रकार के? 3। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। 3 प्रकार के सूचक पढ़ाए। पहला प्राकृतिक, पहला कौन सा पढ़ाया? प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित और तीसरा पढ़ाया गंधीय। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ऐसे सूचक जिनके स्रोत क्या है? प्राकृतिक, जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे कि हल्दी और लिटमस। संश्लेषित सूचक क्या है? जिन्हें हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, मेथिल ऑरेंज। और गंधीय सूचक जो कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपने गंध में क्या कर देते हैं? बदलाव, जैसे कि प्याज। तो मैंने अभी आंसर आपको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको पता चल गया होगा कि संश्लेषित सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंज। कौन है? मेथिल ऑरेंज। आ जाओ आगे। अगला, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन रसायनों से बने कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक है। दो उदाहरण है, एक तो मेथिल ऑरेंज और एक फिनोल्फ्थालीन। किसके? संश्लेषित सूचक के। आ जाओ अगला सवाल, हाइड्रोजन गैस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मैंने कल एक अभिक्रिया पढ़वाई, कल मैंने एक अभिक्रिया पढ़ाई थी ना, धातु की अम्लीय क्षार से जब हम अभिक्रिया करते हैं, धातु की किससे करते हैं? धातु प्लस अम्लीय क्षार, अम्लीय क्षार, तो हमें क्या देते हैं? हमें मिलता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये प्रक्रिया बहुत बार पूछी गई है, ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो। कोई भी धातु है, उसकी अम्लीय क्षार से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या, किसमें क्या देते हैं? हमें लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस। ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आपको भी पता है, लिटमस टेस्ट तो होगा नहीं, लिटमस टेस्ट नहीं होगा, पीएच टेस्ट भी नहीं होगा, और आयोडीन टेस्ट भी नहीं होगा, पॉप टेस्ट। कौन सा? पॉप टेस्ट। मैंने बताया था कि अम्ल की जब धातु या क्षार से धातु की अम्ल या क्षार से जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। और उस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं पॉप टेस्ट। जिसे क्या कहते हैं? पॉप टेस्ट। और अम्ल की जब धातु या क्षार से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और उसके टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पॉप टेस्ट। क्योंकि जो परख नली है वो परख नली है वो किसके पास ले जाई जाती है? जलती हुई तीली ले जाने या फिर जलती हुई मोमबत्ती ले जाई जाती है, तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है पॉप टेस्ट। क्या बोला जाता है? पॉप टेस्ट। आ जाओ आगे।
उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? मैंने पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक के मान बताए, 0 से लेकर के 14 तक के मान बताए। बीच का मान होता है 7। जो इस तरफ होते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। और इस तरफ अम्लता बढ़ती जाती है, अम्लता बढ़ती जाती है। इस तरफ होते हैं क्षारक। क्या होते हैं? क्षारक। और इस तरफ क्षारकता बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इस सवाल को तो बोल रहे हैं। और इनके बीच में जो होता है 7, वो क्या होता है? उदासीन। वो क्या होता है? उदासीन। अब ये सवाल बोल रहा है 7 उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 अम्ल है। 14 क्या है? क्षारक। 5.6 लगभग अम्ल, मतलब लगभग एक दुर्बल अम्ल है। और 7 क्या है? 7 उदासीन। 7 उदासीन। 7 से कम पीएच अम्लीय और 7 से अधिक पीएच क्षारीय होते हैं। इसका उत्तर है 7। ठीक है, ये पीएच स्केल है, ध्यान रखना। ये क्या है? पीएच स्केल। ठीक है, आ जाओ आगे। अम्लीय वर्षा तब कहलाती है जब वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम हो जाता है? वर्षा के जल का पीएच मान कम होने पर, अम्लीय हो जाने पर जो वर्षा होती है वो अम्लीय कहलाती है। मैंने उसमें एक पीएच मान कल लिखवाया है, आप ध्यान नहीं रखे हो तो ये आपकी गलती है। बट मैं आपको बता दूं कि मैंने जो सवाल लिखवाया उसमें भी ये बोल रहा है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान जब क्या हो जाता है? अम्लीय। क्या हो जाता है? अम्लीय। तो ये कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय। और वो वर्षा का पीएच का मान कितने से कम हो जाता है? 5.6 से। उत्तर 5.6 से कम हो जाने पर। अम्लीय वर्षा जीवन और पुरानी इमारतों जैसे ताजमहल के लिए हानिकारक है। पहले ताजमहल का रंग जो है सफेद था, अब जो है ताजमहल का रंग लगभग भूरा होने लग गया है, खराब होने लग गया है। ठीक है, आ जाओ आगे। अपच यानी इनडाइजेशन की स्थिति में उदर में दर्द को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैंने बताया था अपच किसके कारण होती है? अति अम्लता के कारण। किसके कारण? अति अम्लता के कारण। ठीक है, अति अम्लता का मतलब होता है एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी। अम्ल बढ़ जाता है हमारे पेट में, इसलिए हमें क्या होता है? दर्द होता है शरीर में। तो सिर का तो खुद अम्ल है, नींबू खुद अम्ल है, नमक उदासीन है, लेकिन नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो ये आंसर भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। उत्तर है एंटासिड। मैंने कल एंटासिड का एक उदाहरण भी लिखवाया था, और वो उदाहरण था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देते हैं। इसका आंसर है एंटासिड। ठीक है, आ जाओ आगे। ये देखो हमारे शरीर में एसिड ज्यादा हो गया, तो जब हम एंटासिड खाते हैं तो ये एसिड क्या होता है? कम होने लगता है। आ जाओ आगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने जब बताया तो उसमें स्लाइड्स नहीं थी, एक स्लाइड नहीं थी विरंजक चूर्ण की, लेकिन मैंने लिखवाया था स्पेशली। मुझे पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे लिखवाया था। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ये तो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आ जाओ आगे। NaCaOCl2 किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। इसका उपयोग वस्त्रों के उद्योग में विरंजन और जल के शुद्धिकरण के लिए होता है। मैंने बताया था कि इसका उपयोग जो है कपड़े धोने में किया जाता है, और जो रंग उतारते हैं ना कपड़ों से, उसके लिए इसका किया जाता है। वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, फैक्ट्रियों में, मैंने बताया था कपड़ों की फैक्ट्रियों में इसका उपयोग होता है। तो ये मैंने लिखवाया था ऊपर से। आ जाओ आगे। अगला सवाल, केक को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? केक को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? H2 का, Cl2 का, CO2 का, या O2 का? ये तो आपको सभी को पता होगा कि जब हम क्या करते हैं, इसका आंसर है CO2। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जिससे क्या बनते हैं? बुलबुले। और इससे केक फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है। ठीक है, आ जाओ आगे। जिप्सम को 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है? धोने का सोडा में Na2CO3, फिर बेकिंग सोडा NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमें पता है क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उत्तर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये हड्डियों को स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र है CaSO4, CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम, ये है जिप्सम। और जब इसको गर्म किया जाएगा तो हमें मिलेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2। और ये हाफ H2O क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आ जाओ आगे। अब देखते हैं एक पंक्ति वाले प्रश्न देखते हैं भाई। पहला प्रश्न, क्षारीय विलयन में कौन सा आयन उत्पत्ति? सिंपल, आपको भी पता है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन। और अम्ल में कौन से होते हैं? H प्लस आयन। और उदासीन विलयन में प्लस और माइनस साथ साथ होते हैं, जैसे NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस। आ जाओ आगे। गंधीय सूचक के दो उदाहरण, एक तो वेनिला, प्याज के गंधीय सूचक के दो उदाहरण जिनकी गंध माध्यम बदलने पर बदल जाती है। मैंने बताया था ऐसे सूचक जिनकी गंध जो होती है वो अम्लीय तो क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, वह गंधीय सूचक कहलाते हैं।
उदाहरण में लिखा था वेनिला, प्याज और एक था लौंग का तेल। क्या था? लौंग का तेल। ठीक है, आ जाओ आगे। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? सिंपल, पीछे ही पढ़ा हमने कि धातु और अम्ल की जब अभिक्रिया की जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पॉप टेस्ट। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? सिंपल, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए लिख लो, NaCl क्या है? अम्ल। अरे नहीं, एक मिनट। HCl क्या है? अम्ल। NaOH क्या है? क्षार। क्या देंगे हमें? NaCl प्लस H2O। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, ये NaCl लवण हो गया, H2 जल हो गया। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आ जाओ आगे। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? सिंपल, अधात्विक ऑक्साइड CO2 की प्रकृति अम्लीय होती है, मैंने बताया था। अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस देते हैं, साथ में क्या देते हैं? लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। अधात्विक ऑक्साइड जब अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल देते हैं। और कौन से ऐसी चीजें जो लवण और जल देते हैं? सिंपल, क्षारक जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। आ जाओ आगे। पीएच स्केल में पी का अर्थ क्या है? पुषांश। एच का अर्थ क्या है? हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। ठीक है, आ जाओ आगे। दांतों का इनेमल किस पदार्थ से बना होता है? दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद करना है। ठीक है, आ जाओ आगे। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल है। नेटल खुद क्या होता है? एक पौधा होता है। नेटल क्या होता है? एक पौधा होता है। डंक मतलब उसके पास छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? उस पौधे के ऊपर छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, रोम लगे होते हैं। उन रोमों के अंदर जो है क्या, कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। जब वो हमारे शरीर से टच करते हैं तो वो मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और उससे हमें क्या होती है? जलन। उससे हमें क्या होती है? जलन। आ जाओ आगे। क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले 3 मुख्य उत्पाद। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? जब NaCl का क्या किया जाता है? NaCl का विद्युत अपघटन। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन। किसकी विद्युत अपघटन किया जाता है तो हमें क्या मिलती है? NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन किस में मिलता है? एनोड पर। किस पर? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस और NaOH ये दोनों किस पे मिलते हैं? कैथोड पर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं, तो एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कैथोड होता है। ठीक है, इसे वापस देखो, मैंने बताया था जब NaCl क्या क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन। तो क्या क्या विद्युत अपघटन का मतलब जल होता है, उसके अंदर जो है रखे जाते हैं 2 इलेक्ट्रोड। क्या रखे जाते हैं? इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड। जब उसके अंदर से विद्युत प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है? विद्युत प्रवाहित। तो जो है हमें 3 उत्पाद मिलते हैं। कितने कितने? 3। एक मिलता है NaOH, एक मिलता है हाइड्रोजन गैस, एक मिलती है क्लोरीन गैस। और ये जो दोनों उत्पाद है NaOH और हाइड्रोजन गैस, ये किस पर मिलते हैं? ये मिलते हैं कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। और ये Cl2 किस पर मिलती है? एनोड पर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पिछली बार पूछी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, याद रखना। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आगे। क्लोर क्षार अभिक्रिया लिख लिया। अगला, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे हमने देखा ना CaSO4.12H2O, तो इसमें जो है आधा जल का अणु। कितना? आधा। अगर मान लो CaSO4.5H2O होता है तो ये उसमें कितने जल का अणु होते हैं? 5। तो वो जो जल का अणु वो क्या कहलाते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। ये जो क्रिस्टलन का जल, इसका पूछा जाएगा कितना? 5। इसका कितना? आधा। आ जाओ आगे। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न गहन विश्लेषण और विस्तृत व्याख्या के साथ। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल में क्या अंतर है? मैंने 2 चीजें बताई थी। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। सांद्र का मतलब क्या होता है? सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। गाढ़ा। ठीक है, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, मतलब जिसमें जो है जो पदार्थ है अम्ल की मात्रा अगर अधिक है और जल की मात्रा कम है तो सांद्र कहलाएगा। और तनु का मतलब होता है पतला, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, जल की मात्रा अधिक होती है। आ जाओ आगे। ठीक है,
सांद्र और तनु में अंतर समझ आया? ऐसे नहीं पूछा जाता, फिर भी दिमाग में रखना। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अगर मान लो मैं पानी ज़्यादा कर लूँ और अम्ल कम कर लूँ तो अम्ल ज़्यादा बनेगा कि पतला? अम्ल पतला होगा। अगर अम्ल पतला है तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट एसिड या तनु अम्ल। और अगर मान लो मैं अम्ल की मात्रा ज़्यादा कर दूँ, पानी की मात्रा कम कर दूँ, तो अम्ल ज़्यादा गाढ़ा बनेगा कि पतला? तो गाढ़ा बनेगा। जब वो गाढ़ा बनेगा ना तो वो क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल। ठीक है, आ जाओ आगे। सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल सूचक साधारण सूचकों से बेहतर क्यों होते हैं? मैंने लिखवाया था। साधारण सूचक क्या करते हैं? हमें ये तो बताता है कि वो अम्ल है, माध्यम तो बताते हैं अम्लीय है या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय तो बताता है, लेकिन इसके अलावा क्या बताता है? उसकी प्रबलता बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रबलता। साधारण सूचक केवल अम्लीय क्षार होने का पता लगाते हैं, जबकि सार्वत्रिक सूचक माध्यम की प्रकृति के साथ साथ अम्लीय क्षारक की प्रबलता यानी पीएच मान भी बताते हैं। आ जाओ आगे। अम्ल को तनुकृत करते समय उसे जल में क्यों नहीं मिलाना? जल में ही क्यों मिलाना चाहिए, जबकि जल को सीधे अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए? ऐसा क्यों? मैंने बताया था अम्ल को तनुकृत करते समय उसे जल में ही क्यों मिलाना चाहिए? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए जबकि जल को अम्ल में नहीं, क्योंकि यह विक्रिया कैसी होती है? अत्यंत ऊष्माक्षेपी विक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब है इसमें अधिक ऊष्मा निकलेगी और जब ऊष्मा निकलेगी, यदि सांद्र अम्ल में जल मिल डाला जाए तो उत्पन्न ऊष्मा से मिश्रण बाहर छलक सकता है और कांच का पात्र टूट सकता है, जिससे आपको लग सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि अम्ल को जल में घोलना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं। याद रखना। आपसे जो है फैक्ट चेक वाले सवाल आ सकते हैं। पूछा जाएगा अम्ल को जल में घोलना चाहिए, हाँ या ना, तो आप लिखोगे हाँ। जल को अम्ल में घोलना चाहिए, हाँ या ना, तो आप कहोगे ना। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला, बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग केक और पाव रोटी को स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे कौन सी गैस निकलती है? CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2, जिससे केक क्या करता है? फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो मुख्य उपयोग। पहला, टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए मेडिकल प्लास्टर के रूप में, खिलौने, सजावटी सामान और चिकनी सतह बनाने के लिए। अब हमारा पार्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट सब हो गया, पार्ट पूरा। एक ही मेरा काम है आपसे, हमारा पार्ट हो गया पूरा। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। क्या कर दोगे? सब्सक्राइब। वीडियो को कर दो लाइक अगर अच्छा लगा हो तो, और जो भी कोई काम की चीज़ हो वो नीचे कर लो कमेंट। आपको प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछ लो, जो भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अपना ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।